दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में एक शिक्षक के ऊपर 43 छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। यानी कि ये रेशियो 1:43 है, जबकि होना चाहिए 1:30। तो इसके लिए अब कुल मिला के लगभग 8,000 नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यूपी बोर्ड में अब तक कुल मिला के 19 ऐसे लोग पकड़े गए हैं जो सॉल्वर के रूप में काम कर रहे थे, और अब इन पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही सजाएं एक साथ हो सकती हैं। यूपीपीसीएस 2024 का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, लेकिन अभ्यर्थी यहां पर संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं है और वो चाहते हैं कि कट ऑफ का जो स्कोर कार्ड है वो जारी किया जाए। पता चलना चाहिए कि आखिर जो कट ऑफ गई कितनी है। फिलहाल यहाँ पर अभ्यर्थी ये कर रहे हैं कि अगर आयोग कट ऑफ जारी नहीं करता है तो वो परिणाम को कोर्ट में चुनौती भी देंगे। यहाँ पर इन सारे बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, फेसबुक पर हैं या फिर यूट्यूब पर हैं, खासतौर से हम यूट्यूबरों के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यूज़ बटोरने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें जो है प्रकाशित करते रहते हैं, पब्लिश करते रहते हैं। आप एक बार टीजीटी पीजीटी लिखकर सर्च कर लीजिए, आपको न जाने कितने वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिसमें परीक्षा के टलने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली जो परीक्षा की तिथि है वो यूपी टीजीटी की 14-15 मई है और यूपी पीजीटी की है 20-21 जून। तो आप लोग बिल्कुल इसे फाइनल मानकर चलें। देखो, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी और किस प्रकार से होगी, ये आयोग आपको बताएगा, न कि अफवाहें आपको बताएंगी, ना ही ये यूट्यूबर आपको बताएंगे। तो यूट्यूब पर तो व्यूज़ के लिए आजकल कुछ भी हो रहा है। हालांकि आपने देखा था कि पिछले दिनों रणबीर अलाहाबादिया का जो एक वीडियो वायरल हुआ था डार्क कॉमेडी के नाम पर, जिसमें फूहड़ अश्लीलता की गई थी, उसके बाद तो फिलहाल एक नया कानून भी बनने जा रहा है जिसमें फर्जी न्यूज अब यूट्यूब पर या फिर सोशल मीडिया पर लोग नहीं चला सकेंगे। इसके लिए बाकायदा एक कानून बनाया जाएगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही है कि आपकी जो परीक्षा है ये 14-15 मई को है यूपी टीजीटी की, और यूपी पीजीटी की परीक्षाएं यह 20-21 जून को करवाई जाएंगी। लेकिन उसके पहले 16 और 17 अप्रैल को यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी कराई जानी है। तीनों परीक्षाओं की जो तिथियां हैं बिल्कुल नियत हो चुकी हैं और आपको बिल्कुल इसी तिथि पर अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर ध्यान ज़्यादा न दें, क्योंकि जो वैकेंसीज होती हैं एक तो बड़ी मुश्किल से आपके पास आती हैं, और ऊपर से स्थिति ये बनती है कि सोशल मीडिया के चक्कर में आपकी जो तैयारी है वो कमज़ोर होती चली जाती है। जैसे ही आपके मन में एक बात आती है कि परीक्षा टल रही है या फिर नहीं टल रही है, आप ये स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं कि परीक्षा कब होगी कब नहीं होगी। तो बिल्कुल आप लोग ये तय मान के चलिए कि ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डाइवर्जन है, और इससे आपकी जो परीक्षा है उसकी तैयारी पर बहुत अधिक फर्क पड़ता है, और नतीजा ये होता है कि फिर आप अंततः परीक्षा में फेल भी हो सकते हैं, और लोग फेल हुए भी हैं। तो फिलहाल आप लोगों से बस यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जो परीक्षा की तिथियां हैं उसको फाइनल मार के चलें। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा यह 16 और 17 अप्रैल को, यूपी टीजीटी की परीक्षा 14-15 मई को, और यूपी पीजीटी की परीक्षा 20-21 जून को होने वाली है। और इसी को आप लोग लास्ट डेट मान के चलें, फिक्स डेट मान के चलें। और इसके बाद आपके मन में अगर कोई भ्रम है उसको दूर करिए, उस पर बिल्कुल विचार ना करें, फेक न्यूज़ के चक्कर में ना पड़ें और आप अपनी तैयारी करें, क्योंकि आगे चलकर जो आपका करियर है वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है, इस पर नहीं कि आपने न्यूज़ कितने कलेक्ट किए हैं और आप कितने लॉजिकल बात कर सकते हैं कि परीक्षा होगी या फिर नहीं होगी। खैर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं पीछे प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बारे में बात करते हैं। आज के अखबारों में भी अब इस पर चर्चा हो रही है। हालांकि इसके पहले भी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा जो है काफ़ी हाईलाइटेड है। आपने देखा होगा कि फेसबुक पर जो बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं उन ग्रुप में भी इस बात पर चर्चा चल रही थी कि आखिर कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया जाता है। वैसे यह एक बहुत ही अहम बात है कि इतनी बड़ी परीक्षा का स्कोर कार्ड परीक्षा की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, नियुक्ति होने के बाद जारी किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो कट ऑफ जब पता चल जाती है तो हमें ये पता चल जाता है कि आखिर हमें कमियां क्या रह गई हैं। ऊपर से जब ये परिणाम आते हैं तो लोग बस गेस करते रह जाते हैं कि उनका प्री में तो हुआ है या उनका प्री में नहीं हुआ है, तो कितने प्रश्न उनके सही रहे, कितने प्रश्न उनके गलत रहे, उनको अपना ईवैल्यूएशन करने का कोई अवसर मिलता नहीं है। बस वो अंदाज़ा लगाते रह जाते हैं कट ऑफ इतनी गई, इतनी गई, इतनी गई। सेम कट ऑफ पर कई अभ्यर्थी खुद को इन बताने लगते हैं, कुछ अपने आप को इन नहीं बताते हैं, कहते हैं कि वो सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही करके भी बाहर हो गए हैं। तो आखिर कट ऑफ तय कैसे किया जाता है, कट ऑफ होती कितनी है, जब तक स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा तब तक पता नहीं चल पाएगा।
फिलहाल यहाँ पर अभ्यर्थी ये करें कि अगर आयोग स्कोर कार्ड जारी नहीं करता है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा आज के अखबारों में भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि स्कोर कार्ड कट ऑफ अगर डिक्लेयर नहीं होता है तो अभ्यर्थी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि दर्जन भर प्रश्नों पर आपत्तियां आयोग को सौंपी गई थी। छात्रों का कहना है कि उत्तर कुंजी में 12 से अधिक प्रश्न गलत थे या उनके उत्तर गलत बताए गए थे। उन्होंने आयोग से इन प्रश्नों की समीक्षा करने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इन आपत्तियों पर क्या कार्रवाई की है इसका कोई विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है। वहीं आयोग ने अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम के बाद ही जारी करने का निर्णय लिया है। इससे छात्रों में निराशा है क्योंकि वह यह नहीं जान पा रहे हैं कि जिन प्रश्नों पर आपत्तियां डाली गई थी उन पर आयोग ने क्या निर्णय लिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये आज के अखबारों में है, इस पर चर्चा काफ़ी घंटे तक चल सकती है। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि स्कोर कार्ड को लेकर जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया तो अभ्यर्थी जो है कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। यूपी में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कानून बन चुका है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, इसके तहत जो भी फर्जी अभ्यर्थी होंगे या फिर जो नकल कराने वाले गैंग या गिरोह होंगे या फिर जो नकल कराएगा उसके ऊपर ज़बरदस्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। अगर बात करें यूपी के बारे में तो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में अब तक कुल 19 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो हैं तो बाहरी लेकिन सालभर के रूप में काम कर रहे थे। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो जब हिंदी की परीक्षा हुई थी तो 14 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए थे। गणित की परीक्षा में 4 और नागरिक शास्त्र परीक्षा में 1 फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया था। और अब तक टोटल कुल 19 फर्जी परीक्षार्थियों को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा गया है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि पकड़े गए फर्जी जो परीक्षार्थी हैं वो बाहरी हैं, इन्हें सालभर गैंग का हिस्सा माना जाएगा और अब इन पर उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी इन पर आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का जो जुर्माना की प्रावधान है उसके तहत इन पर कार्रवाई की जाएगी। वैसे परीक्षा अभी चल रही है और कुछ ऐसे भी केंद्र हैं जैसे कि एटा की परीक्षा केंद्र, चौधरी BL इंटर कॉलेज नगला रेवती की केंद्र व्यवस्थापक मंजू यादव के मोबाइल नंबर से 1 मार्च को सुबह 9:37 पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति अनुपस्थिति की सूचना के साथ हाई स्कूल के गणित विषय के अवशेष प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ की फोटो खींचकर बोर्ड परीक्षा की सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बने जनपदी व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दिए गए हैं। तो अब इन पर यहाँ पर केस भी किया गया है। तो अब रही बात स्मार्टफोन, स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाया जाए या फिर नहीं, स्कूल इसको बैन कर सकते हैं या फिर नहीं, और स्कूल में स्मार्टफोन की क्या अहमियत हो सकती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक याचिका डाली गई थी दिल्ली हाई कोर्ट में और उस पर हाई कोर्ट ने ये तय किया है कि स्मार्टफोन ले जाने पर प्रतिबंध नहीं है, स्कूल रख सकेंगे निगरानी। यानी कि स्कूल अगर चाहें तो ये जो उनका स्मार्टफोन होगा उसको स्कूल के टाइम में जमा करवा सकते हैं और जब वो जाने लगें तो वो उसको दे सकते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्कूलों में स्मार्टफोन ले जाने के लिए गाइडलाइंस तय किए हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में विद्यार्थियों के स्मार्टफोन ले जाने को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि स्कूल विद्यार्थियों के फ़ोन की निगरानी कर सकेंगे। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की पीठ द्वारका स्थित केंद्रीय विद्यालय के छात्र की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्कूल में फ़ोन पर रोक को लेकर दिशा निर्देश तय किए जाने की मांग की गई थी। बहस के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 3 प्रमुख सर्कुलर कोर्ट के सामने रखे हैं जिसमें स्कूल में फ़ोन पर रोक की बात कही गई थी। तो अब अदालत ने आदेश में कहा है कि स्मार्टफोन को लेकर अभी तक नकारात्मक परिणाम सामने नहीं आए हैं। ऐसे में स्कूलों में फ़ोन की अनुमति देते हुए हाई कोर्ट ने आदेश की प्रति CBSE मुख्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यह कहा गया है कि बच्चे जो है स्कूल में फ़ोन लेके जा सकते हैं, लेकिन स्कूल उनको जमा करवा सकता है और जब छुट्टी हो जाए तो वो उनको दे सकता है। खैर, अगर यहीं तक बात रहे तो ठीक है, लेकिन क्लास टाइम में जब बच्चे स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके बहुत ही नेगेटिव परिणाम भी देखने को मिले हैं। बहुधा ऐसा देखा गया है कि बच्चे अगर मोबाइल फ़ोन लेके जाते हैं तो जब क्लास चल रही होती है तो उस दौरान वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक डिस्ट्रैक्शन तो होता है। CUT UG के लिए फ़िलहाल अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो लोग आवेदन करना चाहते हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। इस बार एक बड़ा जो है चेंज ये किया गया है कि अब आप किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट पास हो, अगर आप स्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं, मान लेते हैं कि आपने इंटरमीडिएट में आर्ट साइड के जो विषय हैं, कला विषय के जो विषय हैं वो आपने पढ़े हुए हैं, कला वर्ग के विषय, लेकिन अगर आप साइंस वर्ग से BSc करना चाहते हैं, BTech करना चाहते हैं
तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो मतलब ये है कि हाई स्कूल में किस स्ट्रीम में आप रहे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अब इससे पड़ेगा कि आप जो ये परीक्षा है CUET UG की, उसमें कौन से विषय लेकर आप पास हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बदलाव और भी किया गया है कि मैक्सिमम 5 विषय ही अब आप यहाँ पर चुन सकते हैं। और पहले CUET UG में विषयों की संख्या जो कि 63 थी, अब उसको घटाकर 37 कर दी गई है। तो अब केवल 37 विषयों में ही परीक्षा होगी और उसी के आधार पर आपको जो एडमिशन है वो अलॉट किया जाएगा। और रही बात ये कि परीक्षा कैसे होगी, किस मोड में होगी, तो CBT मोड में पहले जो परीक्षा हो रही थी वो हाइब्रिड मोड में हो रही थी, यानी कि कुछ पेपर CBT मोड में होते और कुछ पेपर जो थे वो पेन पेपर मोड में होते। अब ये जो परीक्षाएं हो रही हैं वो बिल्कुल CBT मोड में ही करवाई जाएंगी। और अब फ्रेंड्स एक बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली में नगर निगम के जो स्कूल हैं उसमें शिक्षकों की भारी कमी है। एग्जैक्टली देखा जाए तो जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो 1:43 है, यानी कि एक शिक्षक 43 छात्रों को पढ़ा रहा है। ये बिल्कुल अनफेयर है। और यहाँ पर जो रेशियो माना गया है वो ये है कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए अब नगर निगम जो है वो 8000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रहा है। तो यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर हाई स्कूल तक यानी कि 10वीं तक के स्कूलों में इस प्रकार की भर्ती होगी, यानी कि यहाँ पर प्राइमरी के लिए, जूनियर के लिए और TGT के लिए भी भर्तियाँ की जाएंगी। तो नगर निगम करीब 8000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। यह फैसला शिक्षा विभाग से जुड़ी वर्ष 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट के बाद सामने आई है। और इस रिपोर्ट के बाद निगम प्रशासन ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSB के शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मांग पत्र लिखा है। और अब ये जो भर्ती है कैसे पूरी होगी, तो DSSB के माध्यम से ये भर्ती पूरी होगी और इस भर्ती के द्वारा लगभग 8000 TGT, जूनियर और प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती दिल्ली में की जाएगी। तो ऑडिट रिपोर्ट में निगम के स्कूलों में 7928 शिक्षकों की कमी की बात सामने आई है। मौजूदा समय में 18494 शिक्षक हैं, जबकि 26000 से अधिक शिक्षक होने चाहिए। और अगर 26000 शिक्षक हो जाएं तो ये जो रेशियो है ये 1:30 पर मेंटेन हो सकता है। तो इसके लिए अब एक नई भर्ती DSSB के द्वारा स्टार्ट की जाएगी। फिलहाल ये भर्ती कब तक आ जाएगी तो आपको बताना चाहेंगे कि आप मध्य 2025 में इसकी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के अखबारों में बस यही सारी सूचनाएं थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिएगा। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।